हाय वांगशियन लवर्स। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक वांगशियन फैन फिक्शन लेके आई हूँ। वांगशियन नहीं, सॉरी, श्यांग वांग। मैं आपके लिए एक श्यांग वांग फैन फिक्शन लेकर आई हूँ। मुझे लग रहा था कि आप मेरे उन दोनों फैन फिक्शन में इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, तो मैंने सोचा थोड़ा चेंज किया जाए। और वैसे भी मुझसे 2-3 ने कहा था कि मैं वोटम वांगची फैनफिक शेयर करूं उनके साथ। तो चलिए, मैं हाजिर हूँ आपके लिए आपकी मनपसंद श्यांग फैन फिक्शन लेकर, जिसका नाम है एंडलेस लव। तो ये कहानी स्टार्ट होती है द अनटेम्ड में सनशॉट कैंपेन के बाद से। तो चलिए शुरू करते हैं। सनशॉट कैंपेन के बाद अचानक विंग कहीं चला जाता है। जियांग चैंग और लेंजा उसे ढूंढने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वह उन्हें कहीं नहीं मिलता। अब धीरे धीरे समय बीतने लगता है। लेंजा अपने आप को क्लाउड रिसर्च में ही बंद कर लेता है। पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को बता दिया जाता है कि लेंजा सैकली जेल में चला गया है। अब 3 साल का समय बीत चुका है जब से विंग गायब हुआ है, लेकिन अभी भी उसका कोई पता नहीं चला। इधर क्लाउड रिसर्च में लेंजा अपनी क्लासेस खत्म करके जिक्सी में चला जाता है। जैसे ही वह अंदर जाता है तो देखता है कि टेबल पर एक ड्राइंग रखी होती है, जिसमें वह खुद, एक बच्चा और विंग होता है। लेंजा उस ड्राइंग को हाथ में लेकर देखने लगता है। वह विंग के चित्र पर हाथ फिराने लगता है। उसकी आंखें नम हो जाती है और उसकी आंख से आंसू निकल जाता है। तभी एक छोटा सा हाथ उसके आंसू पहुंचता है और उसे गले से लगा लेता है। वह बच्चा वांगची की पीठ पर हाथ फिराने लगता है उसे शांत करने के लिए। थोड़ी देर बाद वह बच्चा उससे दूर होता है और उसके गालों को सहलाते हुए कहता है, एदाई, क्या अब तो बाबा की याद आ रही है? मुझे भी उनकी बहुत याद आती है, लेकिन आप रोइए मत, बाबा बहुत जल्दी हमें मिलेंगे। लेंजा मुस्कुराते हुए उसे अपनी गोद में बिठाता है और कहता है, ए युआन, अपने बाबा से जल्द ही मिलेगा, है ना? युआन चहकते हुए कहता है, एदाई बाबा। लेंजा के चेहरे पर एक बार फिर से एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है, जो सिर्फ युआन के सामने ही आती है। बाकी लोगों के लिए लेंजा आज भी कोल्ड, अलूफ और स्ट्रिक्ट हैंगवांगजून है। लेंजा युआन से बहुत प्यार करता था और युआन भी। क्लाउड रिसर्च में किसी को नहीं पता था कि ये बच्चा किसका है और कहाँ से आया है। वह बस इतना जानते थे कि हैंगवांगजून ने इस बच्चे को अपनाया है। क्लाउड रिसर्च में गॉसिप करना नियमों के विरुद्ध था, इसलिए इसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं हुई। धीरे धीरे समय बीतने लगा और युआन 5 साल का हो गया। वह अपने एडाई के साथ अब कल्टीवेशन की बेसिक चीज़ें भी करने लगा था। युआन लैन सिचेन और लैन किरेन का भी चहेता था। यहाँ तक कि लैन किरेन अन्य के लिए जितने स्ट्रिक्ट थे, उतने ही वे युआन के सामने कोमल बन जाते थे। दूसरी तरफ एक गांव में करीब 20-25 लोग एक साथ परिवार की तरह रहते हैं। उनके मुखिया हुएन सोकई हैं, जो पूरे गांव का ध्यान रखते हैं। वह एक उच्च श्रेणी के कल्टीवेटर थे, जिन्होंने अपनी आत्मिक शक्ति से पूरे गांव को एक बहुत मजबूत बैरियर से सुरक्षित कर रखा था। उनकी इजाज़त के बिना ना कोई अंदर आ सकता था, ना कोई बाहर जा सकता था। उन्होंने अपने गांव को बाहरी दुनिया से अलग कर रखा था। उनके गांव के बारे में बाहरी दुनिया को नहीं पता था, और न ही वे लोग पता लगा सकते थे उनके अनुमति के बिना। गांव के लोग खेतीबाड़ी और शिकार से अपना भरण पोषण करते थे। जरूरत पड़ने पर मुखिया स्वयं बाहर निकलकर जरूरत की चीज़ें गांव के लिए लेकर आते थे। गांव के मुखिया का एक बेटा था, यान कई, जो बहुत चंचल था, लेकिन वह अपने पिता की तरह बहुत अच्छा कल्टीवेटर था और गांव के सभी लोग उससे बहुत प्यार करते थे और उसकी बात भी मानते थे। बच्चे तो हर समय उसके पीछे पड़े रहते थे। बच्चों के लिए वह उनका प्यारा यान गेगे था। वह उनके साथ मस्ती करता और साथ ही उन्हें कुछ जरूर बातें सिखाता। वह कभी कभी उन्हें डंडे से स्वॉर्डशिप की प्रैक्टिस भी करवाता था। ये देखकर लोग उसे कहते कि इसकी क्या जरूरत है जब आप और मुखिया जी हमारे साथ हैं। तब यान कई कहता कि हमें ये सीखना चाहिए, क्योंकि मुसीबत कभी बोलकर नहीं आती। एक बार की बात है, हुआनसो कई अचानक बीमार पड़ गए। वे कुछ समय तक बिस्तर पर ही रहे। इस बीच यान कई गांव की सुरक्षा का ध्यान रखता था। एक दिन गांव के लोगों को खेती के लिए कुछ बीजों की आवश्यकता थी। तब गांव वालों ने यान कई से बाहर जाने के लिए कहा। तब यान कई अपने पिता की अनुमति लेने गया तो उन्होंने इनकार कर दिया तथा अपने एक खास और भरोसेमंद व्यक्ति को बीज लेने के लिए भेज दिया।
ईयान ने उदास होकर कहा, बाबा, आप कभी भी मुझे गांव से बाहर नहीं जाने देते। अब मैं बड़ा हो गया हूँ और अपनी रक्षा स्वयं कर सकता हूँ। तब उसके बाबा ने कहा, बेटा, जैसा तुम सोचते हो वैसा नहीं है। बाहर की दुनिया बहुत खतरनाक है। वहाँ बहुत से अनजान दुश्मन हमारा इंतजार कर रहे हैं। ईयान शॉक्ड होते हुए पूछता है, दुश्मन? पर बाबा, हमने तो किसी का कुछ बुरा नहीं किया, फिर ऐसा क्यों? तब उसके पिता कहते हैं कि बेटा, दूसरों से ज़्यादा ताकतवर और काबिल होना भी एक कारण है जिससे लोग हमारे दुश्मन बन जाते हैं। अब तुम ये सब छोड़ो और देखो कि वैरियर ठीक तो है ना, वह कहीं से कमज़ोर तो नहीं हुआ है। तभी गांव का एक युवक भागते हुए झोपड़ी में आता है और कहता है कि चिंगफिंग कहीं नहीं मिल रहा। पूरे गांव में हमने ढूंढ लिया है। चिंगफिंग उसी गांव में रहने वाले एक कपल का 3 साल का बच्चा था, जो शायद खेलते खेलते कहीं चला गया। मुखिया जी कहते हैं, ईयान, तुम जाओ और चिंगफिंग को ढूंढो और ध्यान रखना, बैरियर से बाहर मत जाना, और अगर आवश्यकता हो तो मुझे सूचित करना। मैं मदद करने के लिए आ जाऊंगा। तब ईयान गांव के 4-5 लोगों के साथ चिंगफिंग को ढूंढने चला जाता है। वे सब उसे अलग अलग दिशाओं में ढूंढने लगते हैं। ईयान उत्तर दिशा में जाता है। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता है, गांव की सुरक्षा रेखा उसे नजर आने लगती है। वह उसके करीब पहुंच जाता है। जब वह अच्छी तरह से देखता है तो सुरक्षा बैरियर में एक जगह से रास्ता बना होता है। वह मन ही मन सोचने लगता है बाबा के बीमार होने के कारण ये बैरियर कमजोर हो गया है और ये ठीक नहीं है, क्योंकि कोई भी जंगली जानवर या अनजान शख्स हमारे गांव में प्रवेश कर सकता है। ये सोचते सोचते वह अपनी उंगलियों से हवा में एक चक्र बनाता है तथा कुछ मंत्र बुदबुदाने लगता है और बैरियर पर वह चक्र लगा देता है, जिससे बैरियर वापस मजबूत और सुरक्षित हो जाए। वह मुड़कर जाने ही वाला होता है कि उसके दिमाग में अचानक एक विचार आता है, कहीं चिंगफिंग इस रास्ते से बाहर तो नहीं चला गया। थोड़ी देर सोचने के बाद ईयान उस बैरियर से बाहर निकल जाता है और उसे वापस सील कर देता है, ताकि अन्य कोई अंदर से बाहर ना आ सके और ना ही कोई बाहर का अंदर जा सके। ईयान पहली बार उस गांव से बाहर निकला था, इसलिए बाहर की दुनिया उसके लिए भी अनजान थी। वह जब आगे बढ़ता है तो चारों तरफ जंगल ही जंगल था। ईयान धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। बहुत समय तक चलते रहने के बाद ईयान को एक कुटिया दिखाई देती है। वह उस कुटिया के करीब जाने लगता है, तभी उस पर कुछ जंगली भेड़िए हमला कर देते हैं। ईयान अपनी तलवार से उन्हें मार देता है, लेकिन भेड़ियों की संख्या ज़्यादा होने की वजह से वह भी घायल हो जाता है। आवाज़ सुनकर झोपड़ी से एक महिला बाहर आती है और भेड़ियों को भगा देती है। जब वे देखती है कि एक आदमी घायल अवस्था में बेहोश पड़ा है, तो वे अपने पति को कहती है, जो उसी के पीछे खड़ा था, कि इसे उठाकर अंदर ले चलते हैं। वे दोनों मिलकर उसे अंदर ले जाते हैं। जब वे उसे घास के बिस्तर पर लिटा देते हैं तो वह महिला उसका चेहरा देखकर चौंक जाती है। उसका पति उसे यूं देखकर पूछता है कि क्या हुआ, क्या तुम इस व्यक्ति को जानती हो? महिला हाँ में सिर हिलाते हुए कहती है, ये तो राजकुमार वी है, युनमेंग कबीले से, जिन्होंने युद्ध में वैन कबीले के खिलाफ बाकी क्लैन्स की मदद की थी और उनकी वजह से ही युद्ध में विजय प्राप्त हुई थी, वरना वैन रोहन का सामना कोई नहीं कर सकता था। ये सब बताते हुए वह ईयान के घावों पे मलहम लगाने लगी तथा उन्हें एक दवा पिलाई। फिर वे अपने पति से कहती है कि अब इन्हें आराम करने दो, कल सुबह इनसे बात करेंगे। ये कहकर वे दूसरे कमरे में सोने चले जाते हैं, जहाँ एक बच्चा पहले से ही सो रहा था। अगली सुबह जब ईयान को होश आता है तो वह अपने आप को कहीं और पाकर हैरान हो जाता है। वह चारों तरफ देखने लगता है, तभी वहाँ एक महिला खाने की ट्रे लेकर आती है और कहती है, आप उठ गए, लीजिए, ये नाश्ता कर लीजिए और ये दवा पी लीजिए, इससे आपके घाव जल्दी भर जाएंगे। ईयान उसे कंफ्यूज होकर देखता है, पूछता है, मोहतरमा, क्या आप मुझे यहाँ लेकर आई हैं और मेरा इलाज भी आपने ही किया है? वह महिला मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाती है। ईयान पूछता है कि क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? वह महिला थोड़ा हैरान हो जाती है कि ये ऐसा क्यों कह रहे हैं, पर फिर वह सोचती है कि इनकी शरारत करने की आदत अभी तक नहीं गई, तो वह जवाब देती है, मेरा नाम म्या है। म्या नाम सुनकर ईयान को अजीब सा फील होता है, जैसे उसने ये नाम पहले भी सुना हो। वह फिर पूछता है, आप किस कबीले से हैं और इस जंगल में अकेली क्या कर रही हैं, और ये घर? इससे पहले कि ईयान अपनी बात पूरी करता, म्या कहती है, राजकुमार वी, अब मजा करना बंद भी कीजिए।
आप सब जानते हुए भी मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं। क्या आप अब भी पहले जैसे ही मुझे छेड़ रहे हैं? तो मैं आपको बता दूं कि मेरी शादी हो गई है और मेरे पति पास वाले कमरे में ही हैं। ईयान ये सुनकर पूरी तरह हैरान हो जाता है और कहता है, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं ईयान कही हूँ और मेरा गांव यहाँ से बहुत दूर है। मैं किसी को ढूंढते हुए यहाँ पहुँच गया। क्या आपने किसी बच्चे को यहाँ आसपास कहीं देखा है? वह हमारे गांव का बच्चा है पर अनजाने में इस जंगल में आ गया। ईयान बिना रुके ये सब कह रहा था और वह देख रहा था कि उसकी बातें सुनकर म्या म्या के चेहरे के भाव बार बार बदल रहे थे। वह हैरान और कंफ्यूज नजर आ रही थी। कभी उसके माथे पर रेखाएं आ रही थी जैसे वो किसी गहरी सोच में हो। जब ईयान को अपने सवालों का कोई जवाब नहीं मिला तो उसने दोबारा म्या म्या को पुकारा, जो बहुत देर से चुपचाप कुछ सोच रही थी। वह अचानक से अपने ख्यालों से बाहर आती है और पूछती है, क्या आपने मुझे नहीं पहचाना? सच में? वेइंग कुछ देर सोचने के बाद मना कर देता है। म्या म्या कहती है, ठीक है, आप ये सब छोड़िए, पहले नाश्ता कर लीजिए। ये कहकर वे नाश्ता ईयान को परोसकर बाहर चली जाती है और कुछ सोचने लगती है। तभी उसका पति बच्चे को गोद में लिए उसके पास आता है और कहता है, ये बच्चा बार बार कुछ कहने की कोशिश कर रहा है पर मुझे समझ नहीं आ रहा। तुम देखो इसे क्या चाहिए। जब म्या म्या ने कुछ नहीं कहा तो उसके पति ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसे झकझोरा और पूछा, क्या हुआ है? म्या म्या चौंक जाती है पर अपने पति को अपने पास खड़ा देख कहती है, पता नहीं, राजकुमार भी अजीब तरह की बातें कर रहे हैं। उन्होंने मुझे पहचाना भी नहीं। कहीं उनके साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ है? और वे अपना नाम भी कुछ और बता रहे हैं। तब उसका पति बोलता है कि हो सकता है वाकई वो राजकुमार भी ना हो और कोई हो। तब म्या म्या कहती है कि नहीं, मैं राजकुमार भी को पहचानने में गलती कैसे कर सकती हूँ? वही चेहरा, वही बोलने का अंदाज, वही निशान जो मैंने उनके घावों पर मलहम लगाते समय देखे हैं, जो उन्हें युद्ध के दौरान मिले थे। जरूर कुछ और हुआ है। वह शायद अपनी यादें भूल गए हैं। वह दोनों ये सब बातें कर ही रहे थे कि वह बच्चा जो उनकी गोद में था रोने लगा। उसकी आवाज़ ईयान के कानों में पड़ी तो वह तुरंत उठकर बाहर आ गया। उसने उनकी गोद से उस बच्चे को लेते हुए कहा, चिंगपिंग, तुम ठीक तो हो ना? तुम यहाँ कैसे आ गए? वह उसे प्यार से चुप कराने लगा। ईयान की गोद में आते ही चिंगपिंग चुप हो गया और अपनी तोतली आवाज में बोलने लगा, दे 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 दे। ईयान हंसने लगा और कहा, हाँ हाँ, गेगे, तुम्हारा ईयान गेगे। तभी म्या म्या पूछती है, राजकुमार भी, मेरा मतलब ईयान की, क्या आप इसी बच्चे को ढूंढ रहे थे? ईयान हाँ में जवाब देता है। उसके बाद म्या म्या और उसका पति ईयान को पूरी बात बताने लगता है कि बच्चा उन्हें कैसे मिला और कैसे वह उसे अपने घर में ले आए। सारी बात सुनकर ईयान उन दोनों को धन्यवाद देता है तथा जाने की अनुमति लेता है। ईयान जैसे ही चिंगपिंग को लेकर जाने लगता है, म्या म्या उसे रोकते हुए इत्र की एक थैली देते हुए कहती है कि शायद ये तुम्हारी किसी तरह मदद कर सके। ईयान को कुछ समझ नहीं आता लेकिन वह इत्र की थैली उनसे लेकर उन्हें अलविदा कहकर अपने गांव वापस आ जाता है। दोनों को सही सलामत देखकर गांव के मुखिया राहत की सांस लेते हैं और ईयान की उसके कार्य के लिए प्रशंसा करते हैं। रात के समय ईयान उस इत्र की थैली को अपने हाथ में रखकर देख रहा होता है। वह उसकी बनावट और उस पर बने निशान को अपनी उंगलियों से छूकर महसूस कर रहा था। उसे ये सब कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था, जैसे ये सब उसके साथ पहले से हो चुका हो। यही सब सोचते सोचते उसे नींद आ जाती है। आधी रात को अचानक वह उठ जाता है। वह पूरी तरीके से पसीने से भीगा हुआ था। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसे ऐसा अजीब सा सपना क्यों आया, जिसमें उसे अपने जैसा ही एक व्यक्ति नजर आ रहा था जिसे कोई विंग नाम से बुला रहा था और एक अन्य व्यक्ति सफ़ेद पोशाक में उसके साथ खड़ा था। उसे कुछ भी साफ साफ नहीं दिखाई दिया था, बस कुछ धुंधली सी छवियां उसके सामने आई थी। म्या म्या की बातें भी उसके दिमाग में चल रही थी। कौन है ये राजकुमार भी और वो उसे इस नाम से क्यों बुला रही थी? इन सब बातों से उसके सिर में दर्द होने लगा था। उसने फिर से सोने की कोशिश की। अब उसे रोज ही इस तरह के सपने और विजन्स आने लगे थे जो ब्लर होते थे। उसमें उसे कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं देता था। कुछ दिन और बीत जाते, अब वीन को सोते समय ही नहीं बल्कि जागते हुए भी विजन्स दिखने लगे थे और अब उसे वो सफ़ेद पोशाक वाला व्यक्ति बार बार दिखने लगा था और वह एक नाम बार बार सुनता था, लैंझा लैंझा। आज के लिए इतना ही दोस्तों।
इसका पहला पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स और कम से कम 300-400 लाइक्स के बाद ही मैं इसका दूसरा पार्ट शेयर करूँगी। और प्लीज़ दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए ताकि मेरे व्यूवर्स भी बढ़ें और मेरे सब्सक्राइबर भी बढ़ें। और अपना प्यार इसी तरह से मुझ पर लुटाते रहिए। लव यू ऑल, बाय बाय, सारंगे।